जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। गाइस, आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि हम आज तक के प्रैक्टिस सेट में अपने 7 जो प्रैक्टिस सेट थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। 7 प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन यानी कि 210 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा ऐसे ही और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर हम चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और एनटीपीसी का एग्ज़ाम तो आने ही वाला है, बस डेट आ जाएगी तो हम भी अपने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा देंगे, है ना। तो यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हमें ज़रूर से ज़रूर करके ही जाने हैं। और करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। तब प्रीवियस ईयर का जो 1 साल का करंट अफेयर है वो तो हमें करना ही करना है। ठीक है, एनी हाउ तो कोई बुक वगैरह हम चूज़ कर लेंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे उनकी PDF बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनटीपीसी का हमारा ये बैच चल रहा है जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो ये हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपसे पूछा था, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 7 का क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। देखो, जिसको क्या मिला है, ब्लू फ्लैग, यानी कि जो हमारा नीला झंडा प्रमाणन। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन करने वाला पहला ये तट बन गया है। तो कोवलम बीच है, चंद्रभागा बीच है, बेगा बीच है, फिर मरीना बीच है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा चंद्रभागा बीच हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रभागा बीच देख लेंगे यहाँ पर आप, इसका आंसर क्या होगा। तो चंद्रभागा बीच जो है ये, इसको ब्लू फ्लैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है गाइस यहाँ पर, ब्लू फ्लैग। ठीक है अच्छा, ब्लू फ्लैग मिलता क्यों है, तो देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल होता है। ये क्या होता है कि इको लेबल होता है जिसे 33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। यानी कि 33 टेस्ट पास करने पड़ते हैं तब जाकर के ब्लू फ्लैग उनको मिल जाता है। तो वो 33 टेस्ट पार कर चुका है चंद्रभागा बीच। ठीक है, तो यह प्रमाणन प्राप्त करने वाले अन्य समुद्र तट हैं जैसे शिवराजपुर, ये कि गुजरात में है शिवराजपुर। घोघता, ये हमारा दमन द्वीप पर है। ठीक है, कासरगोड जो बीच है ये कर्नाटक में है। और कप्पड़ बीच ये केरल में है। ऋषिकोंडा बीच ये हमारा आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, गोल्डन बीच हमारा ये उड़ीसा में हो जाता है। राधानगर बीच अंडमान निकोबार में हो जाता है। कोवलम बीच तमिलनाडु में है। बागा बीच गोवा में है और मरीना बीच तमिलनाडु में है। तो इन सबको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो 33 मानदंड इसमें होते हैं, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, ये बीच आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा बीच किस राज्य में है। तो जैसे मरीना बीच तो बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, ये भी आपको याद रखना है, मरीना बीच तमिलनाडु में है ना। और एक आपको यहाँ पर ये कोवलम बीच जो कि हमारा तमिलनाडु में है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है इस चीज़ को भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 है आज। और 8 वाले प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया टीका विकसित किया था। ठीक है, जो पहला मलेरिया का टीका था वो किसने विकसित किया है। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने, फाइजर ने, या फिर हमारा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने, ये GSK बोलते हैं जिसको हम, या फिर मर्क ने किया था। तो जो पहला मलेरिया का टीका था वो किसने विकसित किया था गाइस, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, जिसको बोलते हैं GSK। ठीक है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इसने ये मलेरिया का पहला टीका विकसित किया था। GSK हम इसको बोल देते हैं। उन्होंने 1987 में RTS या मॉस्किरिस वैक्सीन विकसित की। मलावी मलेरिया वैक्सीन RTS लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है, चलिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई बात। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सर, भारत में किस शहर में पहली सफल कपास मिल स्थापित की गई थी। यानी ये कपास मिल की बात कर रहा है, और वो भी कौन सी सर, फर्स्ट। तो फर्स्ट कपास मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी सर, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, या फिर पटना में। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे सर। तो सही आंसर हमारा हो जाता है सर ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी यानी कि मुंबई में। तो मुंबई में हमारी पहली जो कपास फैक्ट्री थी वो यहाँ पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे सर इसका नाम क्या था। तो बॉम्बे स्पिनिंग मिल एंड वीविंग कंपनी, क्या नाम था सर, बॉम्बे स्पिनिंग मिल एंड वीविंग कंपनी इसका नाम था। 1854 में तारदेव मुंबई में स्थापित की गई थी ये, और इसकी स्थापना
कोवासजी नानाभाई डावर ने की थी। किसने की थी सर? कोवासजी नानाभाई डावर ने इसकी स्थापना की थी। अन्य राज्यों में पहली कपास मिल कोलकाता में, यानी कि जो पहली कपास मिल अगर दूसरे राज्यों में बात करते हैं सर, तो वो हमारी कहाँ थी? कोलकाता में 1818 में हुई थी। ठीक है, और चेन्नई में 1878 में हुई थी। वंकिंगम और कर्नाटक मिल्स सूरत, है ना, और सूरत में हमारे 1945 में, अहमदाबाद में 1861 में। ठीक है, चलिएगा, तो ये बात हम यहाँ पे याद रखें। 1854 में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। पहली ही आपको बस याद रखनी है, 1854 में पहली, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा सर, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को किस स्टेशन पर लॉन्च किया गया था? ये एक रेलवे, है ना, कौन सा रेलवे स्टेशन था वो बताएंगे। कौन से रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को? तो बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में। देखिए, जैसे वैसे तो एक क्वेश्चन का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि 2017 में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट फिर भी कर लेते हैं। तो दिल्ली में उसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित युद्धपोत कौन सा है? भारत का प्रथम स्वदेशी, यानी कि जो हमारे स्वदेश का मतलब होता है जो चीज़ हमारे भारत में हमने खुद बनाई है अपने हाथों से, किसी देश का उसमें कोई हाथ नहीं होता, वो हमारे स्वदेश होती है, अपने देश में बनाई गई होती है। तो स्वदेशी पहला जो युद्धपोत है वो कौन सा है सर? तो INS गोदावरी, INS तलवार, INS शिवालिक, INS अरिहंत। तो सही आंसर हो जाएगा सर INS गोदावरी, हमारा पहला आंसर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो INS गोदावरी की बात करते हैं सर। F-20 भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट वर्ग का प्रमुख जहाज़ था ये, और यह मुंबई में मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था ना। तो मंझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ का है सर? ये मुंबई का है, और इसके द्वारा इसको बनाया गया था। और उन्होंने 1983 में, कब? 1983 में इसको कमीशन किया था, यानी कि इसको लॉन्च किया था 1983 में, और 2015 में इसको डीकमीशन कर दिया गया था, यानी कि ये सर्विसेज को बाहर कर दिया गया था। कब? 2015 में। समझ में आई बात आपको? ठीक है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जहाज़ों के बारे में हम अगर बात करते हैं, तो जो INS शिवालिक है, देखिएगा INS शिवालिक ये स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रैगेट है। तो अगर स्टील्थ फ्रैगेट की बात करेगा सर, तो INS शिवालिक हो जाता है। ठीक है, ओके। INS शाल्की की बात करते हैं, तो INS शाल्की इसको S-46 भी बोलते हैं। ये पहला स्वदेशी निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ये डीजल से मतलब डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी जो हो जाती है वो हमारी शाल्की हो जाती है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? यानी कि पहला रेलवे विद्यालय कौन सा है सर? तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ रेल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय रेल और सड़क मार्ग संस्थान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान गुजरात में स्थित है सर। ये कहाँ पर है सर? तो ध्यान रखिएगा सर, ये हमारा गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, ओके। आदर्श वाक्य इसका जो है वो ज्ञानस्य अभ्यासम कुरु, है ना, ज्ञानस्य अभ्यासम कुरु। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, और अगस्त 2022 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा सर, 2018 में इसकी स्थापना होती है। पहला रेल विश्वविद्यालय था ये, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है सर, डन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल पुस्तक कौन सी है? नीडल पुस्तक यानी कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक है ये, और नीडल पुस्तक भी है। तो कौन सी है सर? वो देवदास है, मधुशाला है, मोती महल है, या फिर चित्रा है। तो दुनिया की पहली थी ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मधुशाला। क्या हो जाता है सर? मधुशाला। ठीक है सर, ओके। तो ध्यान रखिएगा सर, मधुशाला ये जो हमारी हस्तलिखित पुस्तक है, ये हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक हो जाती है। ये दुनिया की पहली है, ध्यान रखिएगा, हस्तलिखित जो हाथ से लिखी गई थी, और ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। किताबें और कविताएं की अगर हम इनकी मतलब और ज़्यादा किताबों की बात करते हैं, और इन्होंने क्या क्या लिखा है सर, तो जैसे इनकी कविताएं हैं, और जैसे सतरंगिनी है ना, बसेरे से दूर, खादी के फूल, हलाहल, ये इनकी यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। अच्छा, देवदास की बात करेंगे सर। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई है। देवदास को किसने लिखा है सर? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास को लिखा है। चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक एकांकी है। चित्रा किसकी है सर? चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाती है। तो चित्रा की बात करते हैं सर, चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की RNT की हो जाती है सर। और जो देवदास है ये हमारी चट्टोपाध्याय की हो जाती है, चट्टोपाध्याय की। ठीक है, और मधुशाला तो हमारी हरिवंश राय बच्चन की हो ही जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट,
पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? जो पैरालंपिक है उसमें 2 पदक इन्होंने जीते थे। नीरज यादव, देवेंद्र झाझड़िया, संदीप चौधरी या फिर प्रदीप। तो देखो नीरज यादव, देवेंद्र झाझड़िया, इनका सभी इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो सबसे जो 2 पदक जो जीते थे ना पैरालंपिक में, वो देवेंद्र झाझड़िया हैं, है ना। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये भाला फेंक खेलते हैं, भाला फेंक, ठीक है। जो वही खेल जो नीरज चोपड़ा खेलते हैं वही देवेंद्र झाझड़िया खेलते हैं। तो ध्यान रखिएगा सर, ये F46 में खेलते हैं। ये कौन सी कैटेगरी है सर इनकी? किनकी कैटेगरी है सर? F46, ध्यान रखिएगा F46, ठीक है, ओके। तो स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने वाले एक भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक हुए थे, उसमें इन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं इसे संदीप चौधरी की। तो संदीप चौधरी जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था संदीप चौधरी ने, ठीक है। तो कब की बात है सर? ये 2018 की बात है। और 2018 में हमारे एशियाई गेम हुए थे इंडोनेशिया के अंदर, तब वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद बात करते हैं सर नीरज यादव की, जो नीरज यादव हैं। तो नीरज यादव की बात करते हैं सर, तो डेजर्ट चैलेंज गेम्स 2022 में ये गेम हुए थे। डेजर्ट चैलेंज गेम 2022 में ये होते हैं। इसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे, शॉट पुट में और डिस्कस थ्रो में। किसमें सर? शॉट पुट में और डिस्कस थ्रो में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और प्रदीप संजय की बात करते हैं सर, प्रदीप संजय जो थे, तो 2012 में इन्होंने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले श्रीलंकाई प्रतियोगिता बन गए थे। तो ये श्रीलंका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताएंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए ये महिला न्यायाधीश की बात कर रहा है, ना कि मुख्य न्यायाधीश की। तो न्यायाधीश की कौन थी? वो हमारे यहाँ पर फातिमा बीवी हो जाती हैं। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, ये महिला न्यायाधीश थी बस, ठीक है। कौन थी? महिला न्यायाधीश थी। तो ध्यान रखिएगा सर, न्यायमूर्ति अन्ना चांडी, ठीक है, ये भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी, भारत की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है। देखो मैं बात करता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी थी? सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तो थी फातिमा बीवी। लेकिन अन्ना चांडी की बात करते हैं सर, तो वो थी हमारी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश। उनका नाम क्या था? अन्ना चांडी था। ये उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं सर, जो भारत की राष्ट्रपति रही थी, तो उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नाम है उनका। पहले प्रधानमंत्री महिलाओं में कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और भारत की स्वास्थ्य मंत्री कौन थी पहले? तो वो राजकुमारी अमृता कौर थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित हो जाती हैं। और प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू और IPS अधिकारी किरण बेदी हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किस भारतीय मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कब फहराया था? ठीक है, तो कब फहराया गया था राष्ट्रीय ध्वज, और ये पहली बार कब फहराया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो भारतीय मुख्यमंत्री ने, ये देखिए भारतीय मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था? तो 15 अगस्त 1974 को, 15 अगस्त 1974 को उन्होंने ये फहराया था। तो ध्यान रखिएगा सर, 1973 तक मुख्यमंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था। तो 1973 के बाद ही 1974 में इसको तिरंगा फहराने का अधिकार मिला था। तो 15 अगस्त 1974 को उन्होंने तिरंगा फहरा दिया था। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया गाइज, पहली बार इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कौन सा था? तो सबसे पहले जो IIT था वो कौन सा बना था सर? IIT दिल्ली बना था, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है सर, IIT खड़गपुर जो है तो वो सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन हो गया था, सबसे पहले बना था। 1951 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1951 की बात करें 1951 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। उनके द्वारा संस्थान की औपचारिक उद्घाटन इसका किया गया था। IIT दिल्ली की बात करते हैं सर, तो 1961 में बना था, है ना। तो IIT खड़गपुर के बाद में IIT दिल्ली बनता है 1961 में। और बात करते हैं सर यहाँ पर IIT कानपुर, यहाँ पर उसके और बाद में बनता है। चलिए अगला बताएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है ना। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे सर।
है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल तो आपने समझ लिया होगा सर, ब्रह्मांड से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड बात यहाँ पर हो जाती है। तो डॉक्टर मिताली राज हैं, डॉक्टर एच हेलेना हैं, डॉक्टर जी.सी. अनुपमा हैं और डॉक्टर आर हेमलता हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, डॉक्टर जी.सी. अनुपमा। डॉक्टर जी.सी. अनुपमा इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। डॉक्टर जी.सी. अनुपमा एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1972 में की गई थी। कब की गई थी सर इसकी स्थापना? 1972 में। तो 1972 ये डेट आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है। ये भारत में पेशेवर खगोलविदों का प्रमुख संघ बन गया है। भारतीय खगोलीय संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। तो अगर देखिए भारतीय संस्थान, विज्ञान संस्थान की बात करते हैं सर तो बेंगलोर में है। और भारतीय खगोल भौतिक संस्थान भी बेंगलोर में है। फिजिक्स का संस्थान भी बेंगलोर में है। साइंस का तो है ही बेंगलोर में, लेकिन फिजिक्स का भी बेंगलोर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR बोलते हैं जिसको, ये महाराष्ट्र में है। तो टाटा की बात करते हैं सर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो ये कहाँ पर है सर हमारा? ये महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सर राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिक केंद्र, ये पुणे में है। रेडियो खगोल भौतिक केंद्र पुणे में है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंसेज अराइज, ये उत्तराखंड में हो जाता है ना। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए ओके। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी सर? डॉक्टर जी.सी. अनुपमा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था। देखिए 2003 की बात कर रहा है और क्वेश्चन 2021-22 का पूछा गया है ये, ठीक है, CBT 1 का। तो अंजू बेबी जॉर्ज, PT ऊषा, हिमा दास, PV सिंधु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंजू बेबी जॉर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अंजू बेबी जॉर्ज उन्होंने 2003 में पेरिस में एथलेटिक्स में, पेरिस में 2003 में कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी वो, है ना, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। लंबी कूद थी 6.7 मीटर, 6.7 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना। तो ये कौन थी? एक लंबी कूद से इनका संबंध है अंजू बेबी जॉर्ज का। इन्होंने 6.7 मीटर की कूद में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वो KD जाधव थे। इन्होंने कुश्ती में 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। निशानेबाजी में से इनका संबंध यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था सर, है ना, ध्यान रखें, उसमें इन्होंने जीता था। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड मेडल जीता था निशानेबाजी में। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा हैं। उन्होंने भाला चेक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने मेडल जीता था। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 1932 में मुंबई से कराची के लिए एकल उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। ये इन्होंने मुंबई से कराची के लिए एकल उड़ान भरी थी, एकल उड़ान। तो वो कौन थे, है ना, उन व्यक्ति का मुझे यहाँ पर नाम बताएंगे आप लोग। तो चलिए, उनका नाम CN राव था, नेल्सन मंडेला था, JRD टाटा था या फिर सत्यजीत रे था। तो सही आंसर हमारा JRD टाटा यहाँ पर हो जाता है। तो इन्होंने एकल उड़ान भरी थी, यानी कि ये एक ही थे उसमें उड़ने वाले। तो JRD टाटा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो JRD टाटा इनको बोलते हैं जहांगीर रतन जी टाटा दादाभाई, रतन दादाभाई टाटा। ठीक है। तो JRD टाटा हम बोलते हैं, देखो इनका नाम भी आ सकता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। जहांगीर रतन जी, क्या नाम था? जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। तो जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा इनका नाम था, जिन्हें भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और इन्होंने उड्डयन के मतलब उड़ने वाले के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने 1932 में भारत की प्रथम निजी वाणिज्यिक एयरलाइंस की स्थापना की थी। निजी मतलब प्राइवेट। 15 अक्टूबर 1932 को उन्होंने भारत की प्रथम वाणिज्यिक उड़ान भरी। कब भरी थी सर? 15 अक्टूबर 1932 को, ध्यान रखिएगा। 15 अक्टूबर 1932 को उन्होंने पहली उड़ान भरी थी। और 1938 में उन्होंने कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस में और बाद में एयर इंडिया उसको रख दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला बताएंगे सर, भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहला जो अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा, चार्ल्स विलिंग्स के द्वारा, कोलब्रुक के द्वारा या फिर मैक्स मूलर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर हमारा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विलिंग्स के द्वारा भगवत गीता का सबसे पहली बार में अनुवाद उसका किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई है जो हमारी भगवत गीता है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई एक कविता है, जिसे 18 अध्याय, 700 उसमें छंद हैं और 1400 उसमें पंक्तियां हैं। ध्यान रखना, 18 उसमें अध्याय हैं, अध्याय, ठीक है, 700 उसके अंदर जो है वो यहाँ पर छंद हो जाते हैं, CHND छंद। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा, और 1400 उसके अंदर यहाँ पर पंक्तियाँ हो जाती हैं। किसमें सर? भगवत गीता में बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विलियम जोन्स ने 1784 में, यानी कि 1784 में, 1784 में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना की, ध्यान रखना, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना इन्होंने की थी। और मैक्स मूलर जर्मन विद्वान थे। ये भारतीय अध्ययन और धार्मिक अध्ययन के पश्चिमी शैक्षणिक विषयों के संस्थापकों में से एक हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, गोवा में वो स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान दें। गोवा की बात करते हैं, मोड़ा गांव संग्रहालय इसको बोलते हैं। ये पहला पोशाक संग्रहालय है, जहाँ पर पोशाक का मतलब होता है कपड़े, पहनने के कपड़े जो रखे जाते हैं। ठीक है, तो गोवा में है जो हमारा पोशाक संग्रहालय है। ये मोड़ा गोवा संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र भी इसको कहते हैं। वेंडेल रोड्रिक्स द्वारा डिजाइन किया गया था ये। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, अफ्रीकी महाद्वीप से यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? अफ्रीकी महाद्वीप की हमें बात कर रहे हैं, यूएनओ के प्रथम महासचिव विंस्टन चर्चिल थे, बुट्रोस घाली थे, कर्ट वाइल्डहाइम थे या फिर ड्रैग हैमरस्ट्रॉल्ड थे। ठीक है, तो कौन थे सर? वो बुट्रोस घाली। कौन थे? बुट्रोस घाली यहाँ पर हो जाते हैं। ये अफ्रीकी महाद्वीप से यूएनओ के पहले महासचिव थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो छठे महासचिव थे, कौन से थे सर? 6 नंबर के थे ये आप बात यहाँ पे याद रखनी है, 6 नंबर के थे ये। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र 1945 में इस बना था और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क USA में है। इसके प्रमुख अंग की अगर बात करते हैं तो इसमें अंग जो महासभा होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है? महासभा होती है। इसमें सुरक्षा परिषद होती है, इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद होती है, इसमें ट्रस्टीशिप परिषद होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें होता है जिसका जो हेडक्वार्टर वो द हेग नीदरलैंड के अंदर है, और इसमें एक सचिवालय होता है। ठीक है, डैग हैमरस्कोल्ड दूसरे महासचिव थे हमारे, और कर्ट वाइल्डहाइम चौथे महासचिव यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, यूएनओ की बात यहाँ पे हम कर रहे थे। देख, अगला क्वेश्चन बताएंगे, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो रविंद्र भट्टाचार्य थे, अभय के थे, गोपाल कृष्ण अडिग थे या फिर विनय कुमार थे? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अभय के, है ना। तो ये थे जो वाशिंगटन DC में जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसमें इनको आमंत्रित किया गया था रिकॉर्ड करने के लिए कविताओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 18 है सर, ट्रिप्स समझौते के माध्यम से भौगोलिक संकेतक टैग के तहत पहली टैग की गई भारतीय वस्तु कौन सी है ना, यानी कि GI टैग की बात कर रहे हैं हम, भौगोलिक संकेत, GI ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो पहला जो GI टैग मिला था वो किसको मिला था? भारतीय हल्दी को, दार्जिलिंग की चाय को, भारतीय नीम को या बासमती चावल को? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग मिला था। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्याचार संबंधी पहलू, अंतर्राष्ट्रीय IP आधिकारिक समझौता है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना करने वाले समझौते के हिस्से के रूप में 1995 में लागू हुआ। तो WTO की स्थापना कब हुई थी सर? 1995 में इसकी स्थापना हो जाती है। GI टैग भौगोलिक संकेतक की बात करते हैं सर, ये 15 सितंबर 2003 को भारत में लागू होता है। तो GI टैग की बात करेंगे सर, 15 सितंबर 2003 से इसको यहाँ भारत में दिया जाता है, 15 सितंबर 2003 को। GI टैग से फ़ायदा क्या होता है सर? GI टैग से ये फ़ायदा होता है, जैसे GI टैग इसमें क्या शामिल है हमारा? दार्जिलिंग की चाय शामिल है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में,
अगर आप जब भी पश्चिम बंगाल जाओगे ना तो आपको जे टैग पता है, तो आप सर्च करोगे बेस्ट फूड इन पश्चिम बंगाल, बेस्ट ड्रिंक इन पश्चिम बंगाल, ऐसे सर्च करोगे आप तो ऊपर जे टैग की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो उसमें आप स्टेट सेलेक्ट करो कि आप पश्चिम बंगाल में हो और आपको वहाँ फेमस चीज़ देखनी है, तो वहाँ पर सबसे ऊपर दार्जिलिंग की चाय आएगी क्योंकि उसको जे टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको पीना पसंद करोगे क्योंकि फेमस चीज़ को ही तो हम खाना पीना पसंद करते हैं। ठीक है नहीं, हाँ, तो दार्जिलिंग की चाय यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगली, और अगर मैं जे टैग की बात करता हूँ सर, तो जैसे हल्दी और शांगली हल्दी ये महाराष्ट्र की है, तो हल्दी का जे टैग महाराष्ट्र में है। और इरोद हल्दी की बात करते हैं, इरोद हल्दी तमिलनाडु में है। तो जो हमारी एक सांगली हल्दी होती है ना, सांगली हल्दी, वो तो महाराष्ट्र की है सांगली, और जो इरोद है ना, इरोद वो तमिलनाडु की है, इरोद हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का प्रथम जेनेटिक बैंक कहाँ स्थित है? वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला जेनेटिक बैंक कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में और कोचीन में। तो सही आंसर क्या होगा सर? तो जेनेटिक बैंक की बात करेंगे सर, जेनेटिक बैंक हमारा हैदराबाद में स्थित हो जाता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन तेलंगाना के सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु प्रयोगशाला की सुविधा में किया गया है। ठीक है, चलिए, और इसको कहाँ कैसे रखा जाता है सर? तो इसको 195 डिग्री सेल्सियस नीचे तक ठंडा किया जाता है, यानी कि -195 डिग्री सेंटीग्रेड में इनको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री, पूर्णकालिक, तो ये स्मृति ईरानी है, निर्मला सीतारमण है, मेनका गांधी है या फिर सुषमा स्वराज है। तो महिला रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस की बात करें, निर्मला सीतारमण यहाँ पर हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं सर? निर्मला सीतारमण ये रही थी। वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। देखिए, वित्त मंत्री की बात करेंगे हम, ठीक है, और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री इंदिरा गांधी हैं। पहली महिला विदेश मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी हो जाती हैं। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो देखो, अगर पहली रक्षा मंत्री की बात होगी तो सर वो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, और अगर उसके बात करते हैं वित्त मंत्री की बात करते हैं, पूर्णकालिक वित्त मंत्री, तो वो कौन है? निर्मला सीतारमण हो जाती हैं वो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। 1931 में ध्वनि के साथ प्रथम भारतीय फिल्म रिलीज हुई थी। 1931 में, उसका नाम बताइए, वो नाम क्या था? तो जंगल का जवान, राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, आलमारा। तो एक मूक फिल्म, मूक जिसमें आवाज़ ही नहीं थी वैसी फिल्म आई थी, और एक 1931 के अंदर आवाज़ वाली फिल्म भी आई थी, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर डी, आलमारा हमारा उसका नाम हो जाता है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी में। तो यह एक भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की ऐतिहासिक काल्पनिक फिल्म है, ठीक है, जिसका निर्देशन और निर्माण अदृश्य ईरानी द्वारा किया गया था, अदृश्य ईरानी द्वारा किया गया था, आलमारा। और पहली मूक फिल्म की बात करते हैं तो सर वो राजा हरिश्चंद्र थी, ये थी मूक फिल्म। ठीक है, और ये थी हमारी ध्वनि वाली, यानी कि जिसमें आवाज़ थी, और ये 1931 में बनी थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, मानवाधिकारों को समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? मानवाधिकार को समर्पित था ये, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या फिर रूस में? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया था सर? ब्रिटेन में इसको लॉन्च किया गया था। ये पहला हमारा चैनल हो जाता है जो कि पहला टीवी चैनल था। तो ये मानवाधिकारों को समर्पित दुनिया का प्रथम टेलीविज़न चैनल जनवरी 2019 में लंदन में लॉन्च किया गया था। तो लंदन में इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, यानी कि 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और इंटरनेशनल ऑब्जेक्टरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत यह एक वेब आधारित चैनल है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में प्रथम समाचार पत्र एडवर्ड मोलेस्ट ने, जेम्स सेकिन ने, डर्कशायर ने या फिर जॉन कैंपबेल ने? तो सबको इसका आंसर पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो सिंपल है, वो हमारा जेम्स सेकिन ने शुरू किया गया था, भारत का पहला समाचार पत्र। और ये हमारा द बंगाल गजट के नाम से इसको प्रसारित किया गया था। ठीक है, ओके। कब होता सर? 1780 को इसको प्रकाशन किया गया था, कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। ये उदंत मार्टन की बात करते हैं सर, तो द राइजिंग सन भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी का समाचार पत्र था। ठीक है, और ये पंडित जुगल किशोर ने इसको प्रकाशित किया था। अगला बताएंगे सर, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहले भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए, जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था, जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था पहला समाचार पत्र।
उसका नाम क्या है, वो कौन सा समाचार पत्र है, ठीक है। नेशनल हेराल्ड, द हिंदू, द स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द हिंदू, ठीक है। द हिंदू ये हमारा भारत का पहला ऑनलाइन समाचार पत्र था। 1995 में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो कोलंबस डिस्पैच 1980 में ऑनलाइन प्रकाशित होने वाला दुनिया का प्रथम समाचार पत्र यहाँ पर हो जाता है। दुनिया का पहले की बात करेंगे तो सर वो कोलंबस डिस्पैच था, कोलंबस डिस्पैच, जो कि 1921-80 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला अन्य समाचार पत्र, द बंगाल गजट बात करें कि इसकी स्थापना 1780 में होती है और जेम्स ऑगस्टस हिक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और नेशनल हेरोल्ड समाचार पत्र जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। देखिए नेशनल हेरोल्ड जो था ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया गया था, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 1838 में इसकी स्थापना हो जाती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है सर, 1838 में इसकी स्थापना हो जाती है और ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रसारित होने वाला अंग्रेजी भाषा का अखबार हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन है, भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, वीके सिंह, नितिन गडकरी या फिर शरद पवार। तो नितिन गडकरी हैं, कौन है सर, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और उन्होंने भारत का प्रथम डीजल ट्रैक्टर लॉन्च किया जिसे अधिक स्वच्छ संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी संस्करण में परिवर्तित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चलाई भारत की प्रथम हाइड्रोजन से चलने वाली कार, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे सर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी, है ना। तो पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था, मीना कुमारी, सुचित्रा सेन, मधुबाला या फिर श्रीदेवी। तो सुचित्रा सेन यहाँ पर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुचित्रा सेन। इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है, और ये भारत की पहली अभिनेत्री थी। ये बंगाली अभिनेत्री हैं, ये मतलब जो हमारे जैसे बॉलीवुड मुंबई में होता है, टॉलीवुड साउथ में होता है, ऐसी बंगाल में भी एक वुड होता है, वहाँ की अभिनेत्री थी ये, जिन्होंने बंगाली और हिंदी सिनेमा में कार्य किया है। उन्होंने फिल्म सात पक्के बांधा में अपनी भूमिका के लिए 1963 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को रजत पुरस्कार जीता था। अन्य पुरस्कारों ने पद्म श्री भी जीता हुआ है 1972 के अंदर, ठीक है। चलिए यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे, ठीक है। तो बुट्रोस घाली, ये तो हमने क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को तो हम, ठीक है। बुट्रोस घाली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो एक शिफ्ट में ही 2 बार आ गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, भारत के पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, केरल में, कर्नाटक में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बताएंगे कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यह पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी, केरल में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और रेलवे, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय रेलवे गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में है, ठीक है, वडोदरा गुजरात में है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो रेलवे गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में है। और भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बात करेंगे तो वो केरल में है, ठीक है। अच्छा, खेल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है वो मणिपुर इंफॉल में हो जाता है, जहाँ पर खेल खिलाए जाते हैं। बीएचयू की बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस उत्तर प्रदेश में है। 1916 में इसको स्थापित किया गया था, 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और बात करेंगे सर यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 1920 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की बात करेंगे सर तो ये 1920 में बनाई गई थी। और यहाँ पर बात करते हैं 1916 में, पर कौन सी सर, बनारस बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में इसको डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। अगला, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का प्रथम भारतीय निदेशक कौन था, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, मॉरिस ट्रेवेरिस थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, सीवी रमन थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सीवी रमन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। उन्होंने उनके पुरस्कार से प्रकाश के पेटकिन और रमन प्रभाव की खोज इन्होंने की थी। भौतिक में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1930 के अंदर, ध्यान रखिएगा। 1930 में इनको फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। भारत रत्न इनको 1954 में मिल चुका है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ब्लैक होल की खोज करते हैं, उन्होंने 1930 में की थी, उसके लिए इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है।
ओके। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम आते हैं सर, भारत के मिसाइल मैन। इनको पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था 1997 में। APJ अब्दुल कलाम को कब दिया गया था सर? 1997 में भारत रत्न दिया गया था। पद्म भूषण की बात करते हैं सर, पद्म भूषण 1981 में मिला था इनको, और पद्म विभूषण 1990 में मिला था। और मॉरिस ट्रेवर्स की बात करते हैं, इंग्लैंड के रसायन शास्त्री हैं। और ये जोनियन नियोन क्रिप्टोन की खोज सर विलियम रेमने के साथ में इन्होंने की थी। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन आपका आज का HW हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रथम की बात कर रहे हैं सर, प्रथम। ठीक है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, USA के राष्ट्रपति थे। तो आप मुझे करेक्ट आंसर करके कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अदरवाइज वीडियो देखना, और आपका कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।